हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका सेकंड टॉपिक है आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो बातें कही हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं किसको वो अपना सेंटर पॉइंट मानते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। क्या क्या मेन जो उनकी थ्योरी के अंदर बातें हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो कौन है, जैसे कि एडम स्मिथ हुआ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कौन है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ हुआ, माल्थस हुआ, रिकार्डो हुआ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, ये जो सेज है ना, से क्या है कि JB से जिसको हम बोलते हैं, इनका पूरा नाम क्या है, JB से, ये इकोनॉमिक्स हुए, ठीक है ना, JB सेज या से के नाम से हम इनको जानते हैं। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स हुए हैं इन्हीं को ये सेंटर पॉइंट मानकर चलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो क्या करते हैं, जो सेज है, सेज ने अपना एक लॉ दिया था, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, लिख लेना, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, OWN, ठीक है ना, या पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पूर्ति की जगह मांग लगा दिया तो है क्या, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, या फिर बोलोगे सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये जो है ना सेज का एक लॉ है। उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ सप्लाई के ऊपर फोकस कीजिए, डिमांड अपने आप हो जाएगी। डिमांड की तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये जो इकोनॉमिक्स है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है। और मैंने आपको क्या बताया कि ये सेज जो है, यानी कि जो JB से हैं, उनको अपना सेंटर पॉइंट मानते हैं। उन्होंने एक बात बोली, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। उसी बात को इन्होंने सेंटर पॉइंट बनाया और उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि जब डिमांड की तो कोई कमी है ही नहीं, और उस टाइम पर जो से का नियम है उस टाइम पर जो था बार्टर सिस्टम के ऊपर ही लागू होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता, वस्तुओं का वस्तुओं के साथ लेन देन, लेकिन उनका जो लॉ है वो मनी मार्केट में भी यानी कि अप्लाई होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब डिमांड की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डिमांड की क्यों प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने कहा कि डिमांड की इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, जिस चीज़ को आप बना रहे हो ना, मान लिया जाए कि आप गेहूं का उत्पादन करते हो और आपके घर में 5 क्विंटल गेहूं की खपत है, लेकिन जो आपने प्रोड्यूस कर लिया 10 क्विंटल, तो 5 क्विंटल को आप कहीं पर बेचोगे। जब 5 क्विंटल को बचे हुए 5 क्विंटल को आप बेचने के लिए जाओगे तो किस लिए जाओगे, आपको जूते चाहिए या फिर कपड़ा चाहिए। उसी प्रकार से जो कपड़े वाला उसको भी तो गेहूं चाहिए, जूते वाला उसको भी तो गेहूं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई ऐसी मतलब सिचुएशन बनना कि आपके पास गेहूं है और आपको जूता चाहिए, तो ये ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो वो बात की बात है। सिंपल बात क्या है यहाँ पर कि इन्होंने देखा कि जो सप्लाई है सिर्फ उसके ऊपर फोकस कीजिए, डिमांड अपने आप कर ली जाएगी। ये 1776 से लेकर 1929 जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया, महामंदी नहीं आई, तब तक ये सिचुएशन इनकी चलती रही। इन्होंने कुछ अजम्पशन दी, उन अजम्पशन के ऊपर ही इनकी थ्योरी बेस्ड है। अब देखिए, अब क्या था कि सप्लाई किट्स, अब देखिए जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है उस टाइम पर GDP डाउन होती है, ठीक है ना, GDP डिक्रीज होती है। ये मैंने आपको बताया, ये बाद में बताऊंगी ग्रेट डिप्रेशन क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर क्या था, सप्लाई तो चलती रही, सप्लाई इंक्रीज होती रही, लेकिन एक बात आप देखिए, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप किसी भी चीज़ को देखिए, मान लिया जाए कोई बर्तन बनाने वाला है या कोई भी किसी चीज़ को बनाने वाला है, मान लिया कोई फ्रिज बनाने वाला, फिलहाल के टाइम में, उस टाइम पे तो फ्रिज थे नहीं, तो देखिए अगर कोई फ्रिज बनाने वाला है, आप देखो अगर वो फ्रिज बनाने वाले जो फ्रिज बनाते रहें, लेकिन आप जानते हो कि फ्रिज जो है 10-12 साल, इतने साल आराम से निकाल देता है। तो जब आपने एक बार फ्रिज ले लिया तो अब तो दोबारा फ्रिज बनाओगे नहीं। तो हुआ क्या कि सप्लाई तो वो करते रहे, लेकिन मार्केट में एक लेवल पर जाकर डिमांड क्या हो गई, रुक गई। जब डिमांड स्थिर हो गई तो उससे क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिक उसके प्राइस गिरेंगे। जब उसकी कीमतें गिरेंगी तो उस टाइम पर ऐसा हुआ कि जितनी कॉस्ट आई थी ना, उतनी कॉस्ट पर भी, यानी कि उतनी कीमत पर भी कोई लेने को तैयार नहीं था। तो ये 1929 में जाकर 1929-30 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ उस टाइम पर ये फेल हो गए। इन्होंने क्या बोला था, एक और बात इन्होंने ये बोली थी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है तो इन्होंने बताया कि मार्केट ऑटोमेटिक अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट करेक्ट नहीं हुई और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये इकोनॉमिक्स है वो बात करते हैं लॉन्ग रन की, यानी कि शॉर्ट रन के बारे में बात नहीं करते। किसकी बात करते हैं? दीर्घकाल की बात करते हैं, लॉन्ग रन की बात करते हैं। जब ये लॉन्ग रन की बात करते हैं तो उस टाइम जो इन्होंने थ्योरी दी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? दीर्घकाल के ऊपर बेस्ड है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये किसको फॉलो करते हैं? सेज लोगों को। सेज ने क्या कहा था? से ने क्या कहा था? JB सेम ने, उन्होंने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। आप सिर्फ सप्लाई के ऊपर फोकस कीजिए, उससे प्रोडक्ट की अपने आप ही डिमांड हो जाएगी। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कहते हैं कि हमेशा इकोनॉमी के अंदर पूर्ण रोजगार रहता है विदाउट इन्फ्लेशन, यानी कि बिना मुद्रास्फीति के, बिना कीमतें बढ़े हुए हमेशा क्या पाया जाएगा? ऑलवेज, ठीक है ना, एक नॉर्मल फिनोमिना। इन्होंने क्या कहा कि एक सामान्य घटना है कि हमेशा इकोनॉमी में क्या रहेगा? पूर्ण रोजगार रहेगा। ठीक, अब देखिए जब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की तो उस टाइम पर आप देखोगे पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि एग्रीगेट सप्लाई करो जो है ना आपका वर्टिकल हो जाता है। जो एग्रीगेट सप्लाई करो आपका वर्टिकल हो जाता है। एग्रीगेट सप्लाई करो क्या होता है? एक एग्रीगेट डिमांड होती है, एक एग्रीगेट सप्लाई होती है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है जो टोटल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। वर्टिकल होने का मतलब है कि अब इस लेवल के बाद हम आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना, क्या है कि इस लेवल के बाद हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। इसका रीज़न क्या है? इसका मेजर रीज़न क्या है कि क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि जितने भी आपके रिसोर्स है वो क्या है? फुली यूटिलाइज्ड है, यानी कि आपके पास जितने भी रिसोर्स हैं, जितने घंटे वो काम कर सकते हैं, मैक्सिमम आप उनका यूटिलाइज कर रहे हो। इसके बाद आपके पास बढ़ाने के लिए रिसोर्स नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखोगे कि आउटपुट जब एग्रीगेट सप्लाई करा वर्टिकल होता है तो उस टाइम पर आपका आउटपुट जो है ना वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है ना, आउटपुट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने देख लिया। तो इन्होंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट, जब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है ना, पूर्ण रोजगार, इसको हिंदी में बोलेंगे हम पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जीरो बेरोजगारी है, नहीं। यहाँ पर भी जो अगर आपके मन में ये आ जाए कि जो बेरोजगारी है या अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? जीरो है, नहीं, ऐसा नहीं है, जीरो नहीं। लगभग ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है ना, क्या होता है? ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लगभग इस सिचुएशन में, पूर्ण रोजगार की सिचुएशन में लगभग 5 या 5.5% के अराउंड जो है बेरोजगारी इकोनॉमी में बनी रहेगी। ये जो बेरोजगारी होती है वो बेरोजगारी होती है, एक होती है फ्रिक्शनल और एक होती है स्ट्रक्चरल। ठीक है ना, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल को बोलते हैं हम संघर्षात्मक बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी। और ये जो होती है वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है ना, संघर्षात्मक और संरचनात्मक। जब हम बात करते हैं संघर्षात्मक की तो ये होती है शॉर्ट टर्म के लिए जब बेरोजगार होते हैं, और वो होती है जब लॉन्ग टर्म के लिए जब हम बेरोजगार हो जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी कंपनी में आप काम करते हो सकता है 2 दिन के लिए वहाँ पर लाइट ना आए। ठीक है ना, किसी फैक्ट्री में अगर काम करते हो, रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, कुछ शॉर्ट जो प्रॉब्लम होंगे। या जो मेन यहाँ पर हम लेते हैं कि ये लेते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है, हैबिट होती है कि वो एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में चले जाते हैं। तो जब आप मान लिया जाए कि किसी ए कंपनी में काम करते हो, ए से जब आप बी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ से आपको एक जॉब छोड़ने के बाद तो कुछ समय ऐसा रहेगा जिसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी संघर्षात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं संरचनात्मक या फिर जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, देखिए जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है इसका मतलब होता है
जब यानी कि मैंने आपको बताया कि जब लंबे समय तक आप बेरोजगार हो, कॉन्टिन्यूस जब आप बेरोजगार, लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ठीक है, जब टेक्निक चेंज होती है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी की हम बात करते हैं, तो पहले आप देखते होंगे कि जो लेडीज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ था बनारसी साड़ी का डालने का। जैसे धीरे धीरे ये क्रेज़ चेंज हुआ है, टेस्ट चेंज हो गया। टेस्ट की बात करें, टेक्नोलॉजी अलग होती है, टेस्ट अगर चेंज होता है तो वो भी कहाँ पर आएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। अब देखिए, जब उसके जो कारीगर थे, जो उसकी मशीनें थी, अब वो क्या हो गई, एक तरीके से रद्द हो गई, उनका कोई यूज ही नहीं करता, तो जो उसके कारीगर हैं, जो वो मशीनें, वो क्या हो गई, बेरोजगार हो गई लंबे समय के लिए, अब उनको रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसे टेक्नोलॉजी, जब कोई भी तकनीक चेंज होती है, जैसे कि तकनीक चेंज का आप कोरोना टाइम में आप देखिए, कोरोना टाइम पर जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी क्या हुआ कि ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर आना पड़ा। तो देखो, जो टीचर मान लिया जाए कि 50 क्रॉस कर चुके हैं या 45 क्रॉस कर चुके हैं, उनको हेजिटेशन हुई कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाएगा। तो कुछ जो टीचर हैं, देखिए गवर्नमेंट महकमे में जो बंदा काम कर रहा है वो तो फिर भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वहाँ वो इतनी बॉदरेशन नहीं लेता। लेकिन जो प्राइवेट जगह पर काम करते हैं, उनको क्या हुआ, अगर उनको काम नहीं आता तो कुछ नहीं सोचा कि मैं टीचिंग से एक तरीके से रिजाइन ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जब उन्होंने उस चीज़ से संन्यास लिया तो हमेशा के लिए बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनको ऑनलाइन मोड पर नहीं काम करना आया या वो नहीं कर पाए जिस भी तरीके की। जब टेक्निक चेंज होती है या फिर मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट चेंज हो जाए तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी के अंदर आएंगे। जैसे कि एक पैटर्न इकोनॉमी का एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करें, जैसे कि जीएसटी की आप बात करते हो, पहले सिंपल टैक्स था, फिर जीएसटी पर कन्वर्ट हुए, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये जो बेरोजगारी होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, पूर्ण रोजगार का मतलब होता है जो व्यक्ति दिए हुए वेज पर काम करना चाहता है उसको काम मिल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, पूर्ण रोजगार का मतलब होता है जो व्यक्ति दिए हुए वेज पर काम करना चाहेगा उसको काम मिल जाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहेगा उसको हम बेरोजगारी में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा आप एक बात को ध्यान रखिए, हमेशा ही जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो परंपरावादी जो अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है बट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जा सकती है बट अनैच्छिक बेरोजगारी जो हो वो नहीं पाई जाएगी। रीज़न क्या, ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि आपको मतलब मान लीजिए कि पर डे या सैलरी की आप बात करो कि आपको 5,000 रुपये महीना काम मिल रहा है, या आपको पर डे के हिसाब से 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपको काम मिल रहा है। अगर आप 100 रुपये पर काम करना नहीं चाहते हो तो आप बेरोजगारी में काउंट नहीं हो गए। आपको 100 रुपये पर अगर आप काम करना चाहोगे तो आपको अकॉर्डिंग टू क्लासिकल काम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जा सकती है बट अनैच्छिक या इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इनकी थ्योरी के अंदर, ठीक है। इन्होंने अजम्पशन ली हुई है, ये अजम्पशन आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि पूर्ण रोजगार की जब हम बात करते हैं वही है कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता, वो क्या होती है, अनैच्छिक या इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब देखिए रियल फिनोमिना, रियल फिनोमिना का अभी मैं डायग्राम करवाऊंगी तब समझ में आएगा। रियल फिनोमिना का मतलब है कि यहाँ पर जो ब्याज जो है वो एक रियल है। ब्याज रियल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा। इसलिए क्या मानते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, एक रियल फिनोमिना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना इसके साथ में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक रियल फिनोमिना है। रियल क्या है, एक वास्तविक घटना है। ब्याज क्या है, एक वास्तविक घटना है। दूसरा देखिए, जो यहाँ पर आउटपुट जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, आउटपुट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, टेक्निक के ऊपर। यहाँ पर इन चीज़ों को कॉन्स्टेंट माना गया, सिर्फ माना गया है कि आउटपुट जो है वो किसका फंक्शन है, एन मतलब लेबर किसका फंक्शन है, लेबर का फंक्शन है।
लेबर का। अब देखिए और कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब है जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट तो बढ़ेगा बट घटती दर से बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर हम बना लेते हैं इस डायग्राम को, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि आउटपुट इंक्रीज करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। अब कैसे, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये आपका एक तरीके से हमने देख लिया कि ये सप्लाई है और ये डिमांड है लेबर की। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर वेज का डिटर्मिनेशन होता है और ये जो है ना पॉइंट, यहाँ पर आप इसको ले आओ, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये टीपी है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी, ठीक है, लेबर की सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी। लेबर की अगर सप्लाई बढ़ाओगे तो यहाँ पर आउटपुट है, पहले इतनी लेबर थी तो इतना आउटपुट था, इतना आउटपुट था। अगर लेबर आपने इतनी बढ़ा दी तो आपका आउटपुट इतना है, Q से Q1। अगर आपने लेबर ये इतना इतना ही रखना पड़ेगा तभी आप इसको जज कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लेबर तो जो ज़्यादा से बढ़ रही है, ये ज़्यादा हिस्सा और ये कम है, इसलिए आउटपुट इंक्रीज तो कर रहा है बट किससे, डिक्रीजिंग रेट से। ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरा है कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी बात करती है, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। यूट्यूब चैनल पर भी मैंने क्लासिकल के बारे में बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, वहाँ से भी मार्केट मैकेनिज्म को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए मार्केट मैकेनिज्म का मतलब होता है कैपिटलिज्म, ठीक है ना, कीमत तंत्र। मार्केट मैकेनिज्म का क्या मतलब है, कीमत तंत्र नहीं, मार्केट मैकेनिज्म का मतलब बाजार तंत्र। इसी का मतलब होता है, जब हम बाजार तंत्र या मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसी का दूसरा मतलब क्या होता है कि डिमांड जो इकोनॉमी है, इसी को मैं यहाँ पर 7th पॉइंट को यहाँ पर बता रही हूँ कि मार्केट मैकेनिज्म या बाजार तंत्र का मतलब होता है इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम कर रही है। जब इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम करती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमी जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रही है, किससे, सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रही है। और मार्केट क्या है, यहाँ पर क्लियर है। मार्केट क्या है, क्लियर है, क्योंकि मार्केट क्लियर का क्या मतलब है, यहाँ पर मार्केट क्लियर का मतलब डिमांड और सप्लाई क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ना डिमांड ज़्यादा है ना सप्लाई ज़्यादा। अगर कभी कभार हो जाता है तो ये क्या है, उसको करेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेज और प्राइस क्या है, फ्लेक्सिबल है। वो अभी बताऊंगी मैं आपको, पहले पेशेंस रखिए। तो इसका मतलब मार्केट क्लियर है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, डिमांड और सप्लाई। इसी को हम बोलते कैपिटलिस्ट या फिर इसी को हम बोलते हिंदी में पूंजीवाद, ठीक है। तो मार्केट क्लियर है, सेल्फ इंटरेस्ट है। जब मार्केट क्लियर है तो यहाँ पर अब बोलोगे कि मार्केट क्या है, सक्सेस है, ठीक है ना। मार्केट क्या है, सक्सेस है। मार्केट सक्सेस का मतलब यही होता है मार्केट फेलियर नहीं है, मार्केट फेल नहीं है, यानी कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। और पैरेटो ऑफ स्टेबिलिटी तो यहाँ पर होगी जब मार्केट सक्सेस होगी। तो ये भी मैं तुम्हें माइक्रो में भी कुछ इसका पोर्शन जो परफेक्ट कंपटीशन मैंने करवाया तो वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर इसका ये इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं गुड्स मार्केट, लेबर मार्केट और मनी मार्केट की फॉर्म में या कैपिटल मार्केट की फॉर्म में। जब हम बात करते हैं लेबर मार्केट की, ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लेबर मार्केट के बारे में जानेंगे। लेबर मार्केट, लेबर मार्केट का मतलब होता है कि ये लेबर की डिमांड है, ये लेबर की डिमांड है और ये लेबर की सप्लाई है। जहाँ पर लेबर की डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, वेज का डिटर्मिनेशन होगा, यहाँ पर वेज का। और ये रियल वेज की बात करते हैं। रियल वेज और वेज में क्या डिफरेंस होता है, एक नॉमिनल वेज होता है, एक होता है रियल वेज। जब हम इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं तो वो होता है रियल, यानी कि जो आपकी परचेजिंग पावर को बताता है, और रियल वेज होता है। और जब हम उसके अंदर इन्फ्लेशन को इंक्लूड रखते हैं तो उसको नॉमिनल बोलते हैं, ठीक। खाली नॉमिनल, जब आपको नॉमिनल और रियल बोलें तो रियल का मतलब होता है जब उसमें से इन्फ्लेशन निकल चुका हो, यानी कि जो बढ़े हुए प्राइस हैं वो आपने घटा दिए हों। और नॉमिनल का मतलब है कि सिर्फ आपने सिर्फ इतना ही बता दिया कि भाई मेरी इतनी, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी सैलरी कितना, आप बोलो कि 50,000 रुपये, ठीक है। और या फिर आपसे जब रियल में पूछे तो जो भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या मतलब, आप कंपैरिजन करोगे कि 2020 में मेरी सैलरी 50,000 रुपये थी, मैं इतनी वस्तुएं खरीद पा रहा था, और 2022 में मेरी सैलरी इतनी है तो मैं इतनी वस्तुएं खरीद पा रहा हूँ। तो जब परचेजिंग पावर को आप बताते हो, जब उसमें से इन्फ्लेशन निकाल देते हो तो वो रियल वेज बन जाता है।
तो यहाँ पर देखिए ये लेबर की सप्लाई है, लेबर की डिमांड है। याद रखना यहाँ पर नॉमिनल वेज और रियल वेज में डिफरेंस नहीं करते। ये रियल वेज है। जब डब्ल्यू को आप पी से डिवाइड करो, यानी कि वेज को जब इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल से डिवाइड करेंगे तो रियल वेज निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने रियल वेज लिया, ठीक है ना, ये रियल वेज लिया है और इस पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को लिया, एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है ना, रोजगार को। देखिए जहाँ पर लेबर की डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर ये वेज का डिटर्मिनेशन होगा और इस लेवल पर इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, ठीक है। अगर इसके ऊपर वेज बढ़ जाते हैं, वेज ज़्यादा हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं, इससे WP1 हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर सप्लाई तो ज़्यादा लेकिन डिमांड कम है। जब वेज ज़्यादा हो जाएंगे, वेज ज़्यादा हो जाएंगे तो सप्लाई ज़्यादा, आप ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे लेकिन देने वाले काम नहीं देंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे, क्योंकि उनको अब लेबर महंगी पड़ रही है। उसके अपोजिट देखिए, अगर वेज गिर जाए, वेज बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब वेज गिर जाएंगे तो काम करने वाले काम करके राजी नहीं होंगे, कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन जो लेने वाले हैं, जो उनको लेने वाले हैं वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, यानी कि हायर करने वाले ज़्यादा डिमांड कर रहे होंगे लेबर की, लेकिन लेबर वहाँ पर काम करने के लिए रेडी नहीं होगी। अब इस केस में आप देखो लेबर की डिमांड क्या है, ज़्यादा, लेबर की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। इस केस में देखो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है। तो जब सप्लाई ज़्यादा है तो वो आप सभी जानते हो किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसके रेट घट जाएंगे, तो इनके वेज घट जाएंगे और यहीं आ जाएंगे। उस दूसरे केस में देखिए, अगर वेज इतने हो गए थे और यहाँ पर देखिए डिमांड ज़्यादा, अब डिमांड ज़्यादा होने के कारण से जब डिमांड ज़्यादा और कम करना चाहते नहीं तो उनको वेज बढ़ाने पड़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर प्राप्त कर लिया जाएगा, इस ई पॉइंट पर ही हमेशा संतुलित रहेगी इनकी जो लेबर मार्केट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड दोनों ही जो है फंक्शन है रियल वेज का, ठीक है ना, क्लासिकल के उसमें ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब लेकिन सप्लाई के साथ ये पॉजिटिव संबंधित है और डिमांड के साथ ये नेगेटिव। ये याद रखना है अपने आप सभी ने कि डिमांड का डिमांड जो नेगेटिव संबंधित है, नेगेटिव संबंधित का मतलब है वो अगर महंगी ज़्यादा वेज होंगे तो कम डिमांड करेंगे और कम होंगे तो ज़्यादा। इस तरीके से देख सकते हो, ये डिमांड है लेबर की डिमांड। अगर वेज उनको रियल वेज इतने दिए जा रहे हैं तो डिमांड सिर्फ इतने, अगर घट जाएंगे तो वो डिमांड को बढ़ा देंगे, बढ़ जाएंगे तो डिमांड को घटा देंगे। पॉजिटिव है सप्लाई के साथ, ठीक है, दोनों ही इसके ऊपर ये एक्चुअल में आपने याद रखना सब कुछ। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको यहाँ पर आप स्किप कर सको, ठीक है ना, कोई पॉइंट आप स्किप नहीं करोगे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपने ये देख लिया कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर वेज प्राइस जो है ये वेज है और जो ये नीचे क्या है पी प्राइस है। वेज और प्राइस क्या है, फ्लेक्सिबल है। अगर यहाँ पर मैं वेज और प्राइस जो फ्लेक्सिबल है तो उन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से ही हम इस पॉइंट को क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। एक छोटी सी बात बताती हूँ, मान लिया जाए कि मनी वेज को डिक्रीज कर दिया जाए, मनी वेज को अगर डिक्रीज कर दिया जाए, कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगर मान लिया जाए कि उन मजदूर को कम देना पड़े तो लागत कम आएगी। लागत कम आएगी तो इसका मतलब है जब उस प्रोडक्ट की लागत कम आई तो कीमत को कम कर देंगे। कीमत कम करोगे तो अब उस किसी प्रोडक्ट की अगर कीमत गिरेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो यानी कि उनकी सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई तो एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पर कभी, ये मार्शल ने बात कही थी, उसको मैं उसमें बताना चाहती थी लेकिन यही समझो। ये कहते हैं कि ऑलवेज लॉन्ग रन में पूर्ण रोजगार रहेगा, ठीक है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अगर कभी कभार बेरोजगारी हो भी जाती है, ठीक है ना, कभी कभार क्या है बेरोजगारी हो भी जाती है। मार्शल नहीं पिघू, मैंने कहा था ना कि बात मार्शल ने कही थी, नहीं पिघोगी। अब देखिए अगर कहते हैं कि कभी कभार बेरोजगारी हो जाती है तो उस बेरोजगारी को कवर करने के लिए देखिए यहाँ पर ये बेरोजगारी है ना, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनकी डिमांड हो नहीं रही, तो बेरोजगारी। तो करें कि अगर इस बेरोजगारी को हम ख़त्म करना चाहते हैं, हम डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, इस बेरोजगारी को रिकवर करने के लिए ऐसा कीजिए, यहाँ पर रियल वेज को ले रहे हैं तो रियल वेज को आप डिक्रीज कर दीजिए। जब किसी भी मतलब जो भी है रियल जो वेज है जब वो डाउन होंगे तो एक प्रोड्यूसर जो है अब उसको जो लेबर है वो सस्ते में मिलेगी, तो अब उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। जिस प्रोडक्ट
को बना रहा होगा पहले के कंपेयर में उसकी कीमत को वो कम रखेगा। जब किसी प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है उस कंपनी की जो है ना सेल बढ़ेगी, या जो भी मतलब फर्म है, जो भी प्रोड्यूसर है, उसकी क्या होगी, सेल बढ़ेगी। अब सेल ज़्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जब ज़्यादा बनाने पड़ेगा तो उसमें लेबर को और ज़्यादा हायर किया जाएगा, जिसके कारण से जो बेरोजगारी थी वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जब सेल ज़्यादा होगी तो लेबर की डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको रिकवर कर लिया जाएगा। इन्होंने ये अपनी मतलब थ्योरी में बताया, या जो इन्होंने अजम्पशन दी थी। तो यहाँ तक आप कवर कर चुके हो, लेबर मार्केट आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं गुड्स मार्केट की। जब हम बात करेंगे गुड्स मार्केट की तो गुड्स मार्केट के बारे में हम जानेंगे। गुड्स मार्केट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका सेविंग है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों ही, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है। क्या होता है, वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिटरमाइन होता है। एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर आप देखिए कि ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया, ठीक है। और ओ एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जब हम बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है, जो सेविंग है ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्लासिकल की थ्योरी में किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन, ध्यान रखिए। और केन्स में क्या है कि जो सेविंग है ना वो तो फंक्शन हो जाती है इनकम का, ये भी यही नोट डाउन कर लीजिए केन्स लिख के। और दूसरा देखिए जो इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब हम एक एक्स्ट्रा मशीन का यूज करते हैं, उस एक्स्ट्रा मशीन का यूज करने से जो वो मशीन हमें रिटर्न देती है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब ये इनकम के साथ पॉजिटिव संबंध है। और यहाँ पर मैंने आपको केन्स का बता दिया, ये केन्स का है और ये क्लासिकल का, ये दोनों में अभी यहाँ तक अभी ये डिफरेंस आ। और ये रियल वेज की बात करते हैं, ठीक है ना, उसमें मैं बताऊंगी किस चीज़ की बात करते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सेविंग देखिए पॉजिटिव स्लोप है, ये किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव संबंधित है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है ना नेगेटिव संबंधित। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, यदि ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो कम इन्वेस्टमेंट होगा और कम होगी तो ज़्यादा होगा। रीज़न क्या होता है, रीज़न यही होता है, ये भी देखिए एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट होती है। जब उसको महंगा पैसा मिलता है, यानी कि ब्याज की दर अगर ज़्यादा है तो उसको महंगा पड़ेगा ना पैसा, चाहे खुद का लगाए चाहे फिर बाहर से लेकर उठा कर लगाए। क्योंकि अगर वो खुद के को किसी को पर ब्याज दे देता, किसी को ब्याज पर दे देता तो उसको कुछ आमदनी हो जाती। लेकिन जब वो ज़्यादा महंगा होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर ज़्यादा होती है तो लोग कम इन्वेस्टमेंट करते, कम होती है तो ज़्यादा करते। सेविंग के साथ इसका पॉजिटिव संबंध है। सेविंग के साथ ब्याज की दर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सेविंग क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न क्या है, आप देखिए ये सेविंग है, ब्याज की दर इतनी है, ब्याज की दर बढ़ी, सेविंग बढ़ी। इसका मतलब ये है कि जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी। आपने देखिए 100 रुपये दिए किसी को, 100 पर आपको कितने मिले, मान लिया जाए कि 2% के हिसाब से दिए तो नेक्स्ट मंथ में आपको 102 रुपये मिले। अगर आपने 5% के हिसाब से दिए तो 105 मिले, तो सेविंग बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पर सेविंग जो है वो का रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव संबंध है, और जो इन्वेस्टमेंट है इसके साथ इसका नेगेटिव संबंध है और इसके साथ इसका पॉजिटिव संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को हमने जो ये यहाँ पर लिखा था ना कि रियल फिनोमिना, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, जो रियल इंटरेस्ट रेट है या रियल फिनोमिना बोलो। ये पूछते हैं कि क्लासिकल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल फिनोमिना है या नॉमिनल फिनोमिना, ठीक है, मॉनेटरी फिनोमिना, नॉमिनल मॉनेटरी फिनोमिना है रियल, तब बताओगे रियल फिनोमिना है। केन्स में ये मॉनेटरी फिनोमिना, क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई के द्वारा होता है। यहाँ पर जो है ना ये डिटर्मिनेशन होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा। उसके बाद आती है जो तीसरी है, गुड्स मार्केट हमने कर ली। उसके बाद आती है मनी मार्केट, ठीक है ना। मनी मार्केट की जब बात करते हो तो ये जो है ना मनी मार्केट जो क्लासिकल है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। आगे पढ़ोगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, सप्लाई की और डिमांड की, ठीक है। तो एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन है, फिशर ने इक्वेशन दी थी कि MV = PT, ठीक। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, क्वांटिटी थ्योरी
ऑफ मनी, ठीक है। क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? मात्रा। मनी का क्या मतलब होता है? मनी। एम वी इक्वल टू पी टी, ये इस साइड वाला मनी की सप्लाई को दिखाता है और ये दिखाता है मनी की डिमांड को। आप सब ये जानते हो कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा मनी मार्केट में? जहाँ पर मनी की सप्लाई इक्वल टू मनी की डिमांड, या ये बोलो कि मनी की डिमांड इक्वल टू मनी की सप्लाई, वहीं पर संतुलन होगा ना। तो इस संतुलन के लिए एम वी इक्वल टू पी टी, एम और वी में यहाँ पर वी जो है ना, ये एम है मनी की सप्लाई, वी है वेलोसिटी ऑफ मनी, टी पी क्या है? प्राइस लेवल है, और जो ये टी है ये आपको दिखाता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन या टोटल आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट को दिखाता है, ठीक है, टोटल आउटपुट को, ये प्राइस लेवल को, ये वेलोसिटी ऑफ मनी को, ये मनी की सप्लाई को। अब यहाँ पर देखिए मनी की सप्लाई को हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, ये भी एक चैप्टर है, पूरा का पूरा टॉपिक है। जो मनी की सप्लाई है नहीं, कि जो भी मनी सर्कुलेशन में है, कितने लोगों के पास है, बैंक में है, ये बाद में बताऊंगी कहाँ पर क्या, किसको मनी सप्लाई बोलते हैं। अब देखिए जो वी है ना, ये वेलोसिटी ऑफ मनी है। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है हैंड कितनी बार, यानी कि जो मनी है वो कितनी बार हैंड चेंज कर रही है। मनी के हैंड चेंज करने का क्या मतलब है? जैसे कि मान लिया जाए कि आपने किसी से 10 रुपये का, मान लिया जाए कि आपने किसी से पेंसिल खरीदी, 10 रुपये की पेंसिल खरीदी किसी बुक शॉप वाले से, तो उसने क्या किया, फर्दर उस 10 रुपये का और कुछ खरीद लिया, फिर वो अगले ने और 10 रुपये का कुछ खरीद लिया। तो इस तरीके से जितनी बार वो 10 रुपये हाथों में गाना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। जितनी बार भी उसने हैंड चेंज किए, तो इसके अंदर इसको इन्होंने मान लिया है कांस्टेंट। ये कहते कि तो हैबिट के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए ये करें कि ये इतना जल्दी वोलेटाइल नहीं होता, चेंज नहीं होता, इसको इन्होंने कांस्टेंट मान। दूसरा ये मानकर चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है ना प्राइस लेवल क्या है, कांस्टेंट है। जब इसकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ोगे, जो वहाँ पर आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, सॉरी पी कांस्टेंट नहीं है, टी जो टोटल आउटपुट है वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ ये दो चेंज होंगे, ये पैसिव फैक्टर है, ठीक है ना, और ये एक्टिव फैक्टर है। इसका मतलब है कि मनी की सप्लाई में चेंज होने से, ठीक है ना, फिर क्या होगा, प्राइस लेवल चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है ना, वो किसका फंक्शन है, मनी की सप्लाई का, कि ये बढ़ेगा तब ये बढ़ेगा। इन दोनों में 1 to 1 का रिलेशन है, कि जितने से मनी सप्लाई बढ़ेगी उतने से ही प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम हम देखते हैं, ये फॉर्मूला यही रखोगे, एम वी इक्वल टू पी टी, टी और वी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर देखिए इस एक्सिस पर हम आउटपुट को लेते हैं, आउटपुट जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने देखा टी क्या है, कांस्टेंट है, और सिर्फ किस में वेलोसिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट है, प्राइस में और एम में ही चेंज होना है। ये है मनी की सप्लाई, ठीक, मनी की सप्लाई प्राइस लेवल ये है। यदि मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, एम से एम S1 हो जाती है, तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 मार्केट थी, 3 मार्केट में आपने इक्विलिब्रियम को देख लिया। ये नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। सेविंग किसका फंक्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव संबंधित है, ये नेगेटिव संबंधित है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, रियल वेज और मनी वेज में कोई डिफरेंस नहीं मानते। लेबर की डिमांड और सप्लाई दोनों ही रियल वेज का फंक्शन है। जो लेबर की डिमांड है वो क्या है, इसके साथ नेगेटिव संबंध है, और सप्लाई का इसके साथ पॉजिटिव संबंध है। वेलोसिटी ऑफ मनी मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट रहती है। पैसे को सिर्फ ये मानते हैं कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पैसे का दूसरा कोई काम नहीं है। कहते हैं कि मनी की इसलिए मांग करते हैं ताकि वो हमें लेन देन में सुविधा करती है, वस्तुओं को खरीदने में काम आते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एम इक्वल टू पी टी, ये डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लासिकल के बारे में जान ली हैं। अब इसमें 1-2 पॉइंट और रहता है, वो पॉइंट है आपका कि रियल इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया। हाँ एक बात है, क्योंकि क्वेश्चन आया था एक बार, ये देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। इनकी जो थ्योरी है ना, ये भी अजम्पशन ही है कि नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन केन्स की जो थ्योरी है ना, वो एक्सपेक्टेशन बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर, संभावना के ऊपर आधारित है। वहाँ पर आप देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में और बॉन्ड प्राइस में रिलेशन देखोगे तो वो एक्सपेक्टेशन बेस्ड है वहाँ पर। दूसरा कि फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है कि फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट जब हम ISLM करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। फुल क्राउडिंग आउट का मतलब होता है क्राउडिंग आउट, क्राउड इनकी भीड़ को बाहर कर देना। इसका मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसका मतलब होता है पीछे बैक में क्या करती है,
पैसे की मांग करे, कहीं भी आप पैसा लगाते तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पैसे की तो डिमांड करें, तो उसके पीछे क्या होता है, ब्याज की दर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, ब्याज की दर बढ़ जाती है। तो जो ब्याज की दर का और इन्वेस्टमेंट का भी आपने देखा कि नेगेटिव संबंध है। तो जब नेगेटिव संबंध है तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है इनकी थ्योरी में बाहर हो जाएगा, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है ना, फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सर्टेनिटी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम कर रही, ओपन इकोनॉमी है, सिर्फ सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है। ये थी आपकी क्लासिकल थ्योरी। अभी इसके साथ में आज ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ केन्स के बारे में। केन्स के बारे में यहीं से देख लो आप। एक तो शॉर्ट रन की बजाय ये लॉन्ग रन की बजाय शॉर्ट रन की बात करता, ठीक है ना, डाल लेना, शॉर्ट रन की बात करता कौन, केन्स। दूसरा ये सेज लॉ को कैंसिल करता है। इन्होंने क्या कहा था, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, ठीक है। इन्होंने कहा कि ना भाई सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड कहाँ पर काम आई है, जब इन्होंने 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस टाइम पर इनकी थ्योरी काम ही नहीं आई। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि सेज का जो लॉ है। और तीसरी बात क्या है, इन्होंने अभी कहा ना कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, अगर बेरोजगारी हो जाती है, बेरोजगारी अगर हो जाती है, अभी आपने देखा कि ये लेबर की सप्लाई थी और ये लेबर की डिमांड थी, और यहाँ पर देखिए सप्लाई ज़्यादा थी, अगर वेज इससे ऊपर बढ़ गए थे तो सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेरोजगारी थी, इन्होंने कहा था कि वेज रेट को कम करो, लेकिन इन्होंने कहा, केन्स ने कहा कि भाई वेज रेट को अगर कम करोगे ना तो कम नहीं होगा, कम नहीं हो पाएगा। एक तो ट्रेड यूनियन वहाँ पर टांग अड़ाएंगे, ठीक है ना, जो लेबर की तरफ से उनको सपोर्ट करते हैं, तो एक तो ट्रेड यूनियन होंगे, इसलिए आप वेज रेट को कम नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आपने वेज रेट को गिरा भी दिया, वेज रेट गिरने से डिमांड बढ़ने की बजाय डिमांड घट जाएगी, क्योंकि जिनके वेज गिरेंगे उनका हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे, जिसके कारण से फर्दर डिमांड नहीं इंक्रीज होगी बल्कि डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ इन्होंने क्या बोला कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, लेकिन आप देखोगे कि इसकी थ्योरी के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है कि देख, इन्होंने कहा कि हमेशा जितने लोग काम करना चाहते हैं उतने लोग काम कर लेते हैं, लेकिन केन्स कहता है कि ये एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है, और ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट सबसे पहले माल्थस ने दिया था, उसी कंसेप्ट को यूज किया था केन्स ने। अब यहाँ पर देखिए एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर जाकर वर्टिकल होती है, इनके में तो स्टार्टिंग में ही एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल दिखाई हुई। ये करें कि इस पॉइंट पर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में है, देखिए लोग इतने लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन कितने लोगों को काम मिला हुआ है, सिर्फ इतने लोगों को। तो ये क्या है, बेरोजगारी। इन्होंने कहा था कि ऐसी बेरोजगारी होगी नहीं। अब आप सिंपल अपनी लाइफ में देखिए, कोई भी चाहे डी ग्रुप की वैकेंसी क्यों ना आए, तो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, मिलती कितने, मान लिया जाए कि 10 लाख बच्चों ने भरा, 5000 वैकेंसी, 5000 निकलती भी नहीं, इतनी कम वैकेंसी होती है। तो उसमें से मान ले 5 लाख में से सिर्फ 5000 वैकेंसी, तो 5000 ही लोगों को जॉब मिलेगी ना। मान लेते कि 1 लाख जो बंदे ना वो फुकरापंथी के लिए भर रहे हैं, तो जो उन्होंने फुकरापंथी के लिए वो फॉर्म भरे, तो 4 लाख में से सिर्फ 5 को ही मिली ना, तो 4 लाख में से जितने लोग बच गए हैं, ठीक है ना, 3,95,000 जो लोग बचे वो भी तो काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं मिला। तो इसलिए कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बजाय अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर, ठीक है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अलग रोजगार जिसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो इसमें इनवॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी है, ये सारे लोग काम करना चाहते थे लेकिन इन सबको काम नहीं मिला। दूसरा इन्होंने बोला कि रियल फिनोमेना, ब्याज की दर जो है ना रियल फिनोमेना, ये कहते हैं कि नहीं मॉनेटरी फिनोमेना, ये कहते हैं कि ये मनी की सप्लाई है और ये मनी की डिमांड है, ठीक है। मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ब्याज की दर क्या है कि मॉनेटरी फिनोमेना, क्या बोला, मॉनेटरी फिनोमेना, इन्होंने बोला रियल फिनोमेना। उसके बाद देखिए इन्होंने बोला था कि प्राइस, वेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि जो प्राइस है और जो वेज है, और ये क्या है, जो प्राइस वेज के अंदर क्या है, रिजिडिटी पाई जाएगी, कांस्टेंट मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम जो है ये कांस्टेंट रहते हैं। देखिए आउटपुट, ये यहाँ पर अगर या तो इससे समझ लो आउटपुट, इनकी थ्योरी में आउटपुट बोलो, एम्प्लॉयमेंट बोलो, नेशनल इनकम बोलो, एक ही बात है। ये कहते हैं कि सिर्फ है ना
मान लेते कि आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई ये है, तो सिर्फ अगर मान लीजिए कि मनी की सप्लाई बढ़ जाए, मनी की सप्लाई ये इतनी बड़ी थी ना, तो सिर्फ इससे ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, AD से AD1 हो जाएगी। मनी की सप्लाई बढ़ने के कारण से सिर्फ डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। तो डिमांड बढ़ने के कारण से पहले क्या था, प्राइस इतना था, सिर्फ प्राइस का लेवल बढ़ेगा, देखिए प्राइस ही तो बढ़ा, तो मनी की सप्लाई बढ़ी, मनी की सप्लाई बढ़ने के कारण से जो टोटल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण से आउटपुट को हम नहीं बढ़ा पाए, आउटपुट हमारा कांस्टेंट था क्योंकि रिसोर्स फुली यूटिलाइज थे, एम्प्लॉयमेंट भी कांस्टेंट रहा, नेशनल इनकम भी कांस्टेंट रही, सिर्फ क्या बढ़ा, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ा। इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन ये कहते हैं कि एक लेवल तक, तो एक लेवल तक ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक लेवल तक तो आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। कब तक, जब तक कि वो वर्टिकल नहीं हो जाता। तो इसमें इनके एक फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले तो इनमें केन्स की थ्योरी में ये चेंज होता रहेगा, उसके बाद उसमें भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैंने बताया कि सेविंग जो है ना जो सेविंग है वो फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब उन्होंने कहा, केन्स ने कहा कि सेविंग जो ना फंक्शन है इनकम का, पॉजिटिव संबंधित है। दूसरा देखिए उन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट जो, इन्होंने बोला कि ब्याज के साथ संबंधित, इन्होंने बोला कि ये जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी और कैपिटल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद इन्होंने रियल वेज और मनी वेज अलग अलग बताए। अब देखिए लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, रियल वेज के ऊपर। एक सेकंड अभी मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड रुकिए। अब देखिए हम देखते हैं कि केन्स के बारे में, केन्स क्या कहता है। देखिए जो केन्स है, केन्स ठीक, एक तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, मैंने आपको कितनी सारी बातें बता दी है ना, तो इसमें कुछ बातें रहती है केन्स की। केन्स को एक तो इसके अपोजिट फॉर्म में याद रख सकते हो कि जो क्लासिकल बात बोलते हैं उनके ठीक अपोजिट वो बात करता है। फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ सीक्वेंस में, जो मैंने आपको बताया हूँ उन सारी बातों को आप याद रखिए। मैंने फर्स्ट में आपको बताती हूँ कि वो किस चीज़ की बात करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। किस चीज़ की, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, अंडर एम्प्लॉयमेंट।